Hello मेरी प्यारी बच्चा पार्टी नमस्कार वेलकम टू एसएसपी द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject you are watching दबंग प्लस बैच बच्चों जहां पर हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट फिजिक्स कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर करते हैं एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ सब कुछ प्रोवाइडेड है ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 3 सेशन प्रीवियस सेशन में वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चा 1.8 तक आपका हो चुका है पेज नंबर 19 आज हम इसके बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डाइपोल है और गाउस थ्योरम है तो बच्चा शुरू करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज यहाँ पर ब्यूटीफुल तरीके से पूरा का पूरा फिजिक्स कराएगा बाबा एसएसपी आपका बिल्कुल कराएगा है ना बाबा एसएसपी कराएगा तो तुमको बहुत मजा आएगा यू विल बी इन लव विद फिजिक्स बच्चों डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बट बेटा क्योंकि आपके थर्सडे एंड संडे जो है लेक्चर्स आते हैं किसी भी तरीके की सब्सक्रिप्शन कोई भी चार्जेस नहीं पे करना है ऑल यू हैव टू शावर योर लव चलो तो शुरू करते हैं फटाफट अगर आपने इससे पहले के लेक्चर मिस करे हैं तो प्लेलिस्ट में बच्चा कमेंट में पिन कर देता हूँ प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना बिकॉज ऑलरेडी चैप्टर 1 के 3 सेशन आ चुके हैं 1 आवर के और बहुत अमेजिंग तरीके से सारी चीज़ों को समझाया गया है आज शुरू के देखो 3 चैप्टर बड़े हैं तो इसमें समय लग रहा है बट हम बहुत अच्छे तरीके से जो है सारा चीज़ कवर कर रहे हैं ऑलरेडी जो इस चैनल से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं दिनों के बाबा एसएसपी हैं तो फिजिक्स मुमकिन है इफ फिजिक्स इज योर फियर वॉच बाबा एसएसपी का लेक्चर इट विल बिकम योर डियर बच्चों सो बी रेडी टू फॉल इन लव विद फिजिक्स आज हम सीखेंगे बेटा 1.9 इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल और इनके कुछ बेहतरीन सवाल आपकी किताब में जो है वो तो करेंगे ही करेंगे एक्सरसाइज का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है बच्चा प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए उसमें मैंने सब कुछ दे रखा है लेकिन मैं कुछ प्रेडिक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है तो वो भी हम करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जब भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना होता है बच्चा क्या है ये चीज उसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें चर्चा करना पड़ता है एरिया के ऊपर तो चर्चा ऑन एरिया लेट्स अंडरस्टैंड कि हमको एरिया पे क्या चर्चा करनी है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होता है वो भी आपको थोड़ी देर में इस लेक्चर में समझ में आ जाएगा बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर लिया कीजिए बिकॉज ये आपकी बहुत हेल्प आएगी करेगी बच्चों एंड साथ ही साथ मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड कर देता हूँ जिसके थ्रू अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो यकीन मानिए बेटा 2025 बोर्ड एग्जाम में आपका विजय पक्का है वो किताब बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है ट्रस्टफुल है और मैंने भी उसे रिकमेंड बहुत बार जो है अपने बच्चों को किया भी हुआ है बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिला भी है और वो मार्केट में ऑलरेडी बहुत समय से बहुत लोग यूज़ भी कर रहे हैं ठीक है हम लोगों तक उसका जो है एक स्पेसिमेन आता है और जब मैं उसे गो थ्रू करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी है एंड साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से जो है PYQs को भी मर्ज किया गया है यस आई एम टॉकिंग अबाउट दी ऑसवाल एंड उसमें द वन फॉर ऑल करके एक बुक है बच्चों जिसका जानकारी आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हैं खैर अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर मैंने उसकी जानकारी दे रखी है आप जाकर के परचेज कर सकते हैं टू द पॉइंट है बहुत ही प्रिसाइज है आप बाबा एसएसपी की दबंग प्लस बैच को देखो और साथ में उसके क्वेश्चंस लगाओ यहाँ मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने ही वाला है ठीक है चलिए हम एरिया पर चर्चा करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन योर माइंड इज सर व्हाट इज एरिया हैं मार खाओगे भैया एरिया तो सब लोग जानते हैं ना यार हाँ लेकिन हमें फिजिक्स में एरिया के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है उसे हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं बच्चों आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में वाई एक्सेस है और ये आपका एक्स एक्सेस है मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देता हूँ इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 4 मीटर है और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 2 मीटर है अब अगर आपसे नॉर्मल स्टूडेंट से पूछा जाए कि इसका एरिया कितना है तो ऑब्वियसली इसका एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज 4 इंटू 2 दैट इज 8 मीटर का स्क्वायर बट ये कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा आर्ट्स का स्टूडेंट होगा तो ये आंसर देगा साइंस का जो विद्यार्थी है वो सोचेगा कि यार 8 मीटर स्क्वायर एक क्वांटिटी है और ये कैसी क्वांटिटी है इसका डायरेक्शन कहाँ है फिजिक्स में बच्चों डायरेक्शन बहुत मैटर करता है क्वांटिटीज के ऊपर अब अगर आप देखिए कि इस रेक्टेंगल का एरिया आप जहां से देख रहे हैं वो तो z डायरेक्शन में हुआ ना सर कैसे लेट्स फील दिस पॉइंट बच्चों ये डायरेक्शन x है करेक्ट ये डायरेक्शन बेटा y है तो आप z डायरेक्शन में खड़े होकर इसके एरिया को देख रहे हो ना सो बेसिकली एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी area is a vector quantity and its direction you can see that perpendicular to the surface है इस सरफेस की क्या है परपेंडिकुलर है इस सरफेस की क्या है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर है पहली बात हमें समझ में अच्छे से आ गई कि एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी सॉरी एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
और बच्चों अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन फिक्स है, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, नॉट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। नॉट ऑलवेज क्यों सर? क्योंकि 2-3 कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब देखिए केस नंबर 1, एक हम परिस्थिति को इमेजिन करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? केस की बात करते हैं। मेरे पास में यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेट है, कुछ इस तरीके से मैंने इसे रखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी एरिया कहाँ है, एक स्क्वायर प्लेट आपके पास में है, इस तरीके से एक स्क्वायर प्लेट बच्चों आपके पास में है, ठीक है, ऐसा एक स्क्वायर प्लेट आपके पास में इस तरीके से गिवन है। एंड जस्ट इमेजिन कि ये रहा प्लेट, इसकी एरिया कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर सरफेस के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर की तरफ। सर सरफेस के परपेंडिकुलर तो नीचे की तरफ भी हो सकता है, एम आई करेक्ट? वेल वेरी ट्रू कि ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा बच्चों कि एरिया का डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी हो सकता है सरफेस के परपेंडिकुलर और नीचे की तरफ भी हो सकता है। बट जब आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पर बॉडी ओपन है तो हम केस 1 को कहेंगे ओपन बॉडी। अब ये स्क्वायर प्लेट है ना, खुली हुई बॉडी है, तो ओपन बॉडी में यू हैव टू कंसिडर एनी वन डायरेक्शन एज अ एरिया वेक्टर, and then by considering that you have to solve the problem, but do not consider that for open body the area vector is always in the upward direction. For some question you can consider, for the particular question you can consider that area vector is a perpendicular direction, stick with that, solve the question, but do not stick with the whole life that this is the area direction of a open body. For example ये लैपटॉप, इसका एरिया नीचे भी हो सकता है। मैं किसी क्वेश्चन के अंदर मैं नीचे अगर एरिया वेक्टर लेकर के सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। उस क्वेश्चन के लिए नीचे की तरफ मान के चलो, किसी बच्चे ने ऊपर की तरफ मान करके किया है तो आप ऊपर की तरफ मान करके चलो, बट उसके साथ स्टिक मत हो जाओ। उसके साथ स्टिक होना है फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ही आपको स्टिक होना है। गॉट द पॉइंट? हम अभी सवाल भी करेंगे। तो हम ओपन बॉडी में क्या सीख रहे हैं कि एनी वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी एरिया डायरेक्शन, नॉट एरिया बट इट इज अ वेक्टर डायरेक्शन। ये केस 1 है बच्चों। अब हम केस 2 की बात करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड केस नंबर 2। तो केस 2 में क्या है कि मेरे पास में कुछ इस तरीके की क्लोज बॉडी है। सपोज कर लीजिए कि गेंद है, सॉलिड स्फीयर है ना। तो ये बॉडी कैसी हो गई बच्चा? क्लोज बॉडी हो गई। ये ओपन बॉडी नहीं है, ये क्लोज बॉडी है। ये क्या हो जाएगी? क्लोज बॉडी है। अगर ये क्लोज बॉडी है तो इसका जो एरिया होगा ना वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि ये बॉडी क्लोज है तो ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही आप लोगों का एरिया डायरेक्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये सिलिंड्रिकल पानी की बॉटल भी आप देख सकते हैं। मैं इस सरफेस पर हूं तो यहां पर एरिया है, इधर एरिया है, इधर एरिया, जहां पर भी आप खड़े हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस फॉर द क्लोज बॉडी। इवन ये क्रॉस सेक्शन पर भी एरिया वेक्टर इधर है, इधर भी एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। सो आप हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि जब भी आपके पास में ओपन बॉडी है तो एनी वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी द एरिया डायरेक्शन, बट फॉर अ क्लोज बॉडी always perpendicular to the surface will be considered as the area vector direction. Got the point? हाँ, अब जब ये समझ में आ जाता है ना बच्चा, तब हम आसानी से कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स के ऊपर जा सकते हैं। चलिए आइए अब हम फ्लक्स के ऊपर चर्चा करते हैं और बढ़िया से समझते हैं और इसको और उसके अंदर लेकर के आते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बच्चों, तो इसे जरूर मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए, साथ साथ में आप लिखते भी रहेंगे तब वो कॉन्सेप्ट बूस्ट होता रहेगा। चलो देखो, तो अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स की। तो सबसे पहले फ्लक्स क्या है, तो मैं यहां लिखता हूं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, प्रीवियस सेशन में वी हैव स्टडीड ऑलरेडी कि फील्ड लाइंस क्या होता है, उसके सवाल भी सिखाया था मैंने। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विथ गिवन सरफेस। कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन सरफेस के साथ लिंक्ड होती हैं बच्चों, उसी को हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स का दूसरा मतलब होता है क्वांटिटी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये सामने मेरे पास एक प्लेट है और मेरे पास ऐसे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, वी को 5, ये 4 की चारों लाइन इसके साथ मिल गई। ध्यान से देखना, अब अगर मैं इस प्लेट को ऐसा रखूं
वी खुपाच, कुछ ही फील्ड लाइंस इसको काटी, क्योंकि कुछ फील्ड लाइंस ऊपर से चली गई एंड फ्यू फील्ड लाइंस आर गोइंग फ्रॉम द डाउन. दिस मीन्स व्हाट, प्रीटी क्लियर कि फील्ड लाइंस कितनी काटती हैं सरफेस को वही फ्लक्स है. बट क्या ये फ्लक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी कैसी है, बॉडी किस तरीके से रखी हुई है. अगर बॉडी ऐसी थी तो इसका एरिया वाज इन दैट डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन. But now the body is like this, so its area is either in this direction or in this direction. So इस सिचुएशन में बहुत सारी फील्ड लाइंस काट रही हैं और इस सिचुएशन में फ्यू फील्ड लाइंस आर कटिंग द सरफेस. तो हमको ये समझना होगा कि फ्लक्स का मतलब होता है कितनी फील्ड लाइन सरफेस को काटी. अब ये समझना होगा कि कितनी सरफेस को काटने वाली है ये किस बात पर डिपेंड करता है. तो देयर आर थ्री थिंग्स. फील्ड लाइंस आर कटिंग द सरफेस, जिसे बच्चों हम फ्लक्स कह रहे हैं. नॉट ओनली फ्लक्स बट हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहे हैं. दिस डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स. This depends on three factors. Number one, value of electric field. Obviously, it plays a very important role. Number two, area of the surface या area of the body. और तीसरा, angle between E and A. अब देख बेटा, मान ली कि ये तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसी जा रही है, इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, और मैंने बॉडी को इस तरीके से रखा हुआ है. ठीक है, बॉडी को इस तरीके से रखा हुआ है. तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि चार की चारों फील्ड लाइंस इसको काट लेंगे, क्योंकि बॉडी ऐसे रखी हुई है. कुपाच चार नहीं है, बहुत सारी फील्ड लाइंस होती है. लेकिन अगर मैं ये पोजीशन कर दूं, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये मेरा सेकंड पोजीशन है, तुम खुद देखो कि चार की चारों फील्ड लाइंस को छुएंगी नहीं. अगर ऐसे है तो ये ऐसे चली जाएगी. तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल मैटर किया कि नहीं किया? नहीं. देखो ना, अरे हाँ ना तो बोल भाई. इसकी एरिया इधर है, चीकू भैया मैं इधर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी लेके सोचेगा तो भी तेरे को सेम आंसर मिलेगा. इसकी एरिया यहाँ है, नीचे भी लेके देख सकते तो तेरे को आंसर सेम मिलेगा. अब तू खुद बता बच्चा कि फर्स्ट केस में ज्यादा फील्ड लाइंस काटा या सेकेंड में ज्यादा काटा? फर्स्ट में ज्यादा काटा. तो जब फर्स्ट में ज्यादा काट रहा है, यहाँ फ्लक्स ज्यादा है, यहाँ फ्लक्स कुछ भी नहीं है, तो हमें फ्लक्स का एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. प्रैक्टिकली देखा गया, बहुत बार साइंटिस्टों ने बहुत सारी चीजें करी, ये वो ब्ला 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 ब्ला. आफ्टर दैट डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल, दे केम फॉर दिस कंक्लूजन कि इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट. इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ E एंड A. व्हाट इज E? एलिफेंट? नहीं, E इलेक्ट्रिक फील्ड है और A क्या है? एरिया है. यानी बेसिकली जो हमारा फ्लक्स हो गया वो हो गया E डॉट में A. नाउ many of the students right now they are watching, they can ask this question और आपके दिमाग में ये प्रश्न चलना चाहिए. and it's pretty good that if this question is running in your head कि sir why E dot A can't be considered E cross A also because in that also there is the angle ना. good question. अब जरा सोच के देखो, जब मैं यहां पर E डॉट A लिखता हूं और E A cos थीटा करूंगा, so that theta is basically the angle between E and A. इस सिचुएशन में मेरा थीटा कितना है? इधर 0 डिग्री, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और ये मेरा एरिया है, कि बीच में एंगल कितना हो गया? बोथ आर इन द पैरेलल डायरेक्शन ना, थीटा 0. या ये एरिया लोगे तो थीटा 180, तो cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मेरे को फ्लक्स ज्यादा ही मिलेगा. सर माइनस में तो कम हो गया ना. मैग्नीट्यूड देख, इस सिचुएशन में देख, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है. ये झूला वाला टी शर्ट वा पहनने में ना यही ना दिक्कत हो जाता है. मैक्सी टच हो जाती है तो मैक्सी अपने आप रेस्पॉन्स देती है. मैक्सी तुमको रेस्पॉन्स हम जब लिखे तभी देना है, टी शर्ट छुआ जाए तब नहीं देना है. खुश मत हुआ करो तुम. क्या कह रही हो? नहीं करोगी ना? हाँ, मैक्सी, हमारी मैक्सी देवता बोर्ड, ठीक है. और एक सोनी है कैमरा जो आप तक पूरी बात रखती है, और एक हमारे लैपटॉप दादा है, मैकी, सोनी एंड मैक्सी. चलिए इधर देखिए, क्लियर है बच्चा? हाँ, इस सिचुएशन में हम बात कर रहे थे. सो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो यहाँ था. फिर कुछ छुआ गया, मैक्सी मार खाएगी. हाँ,
तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, के बीच का एंगल कितना है 90, तो ई डॉट ए करूंगा तो ई ए कॉस 90 होगा बेटा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, खुपच 0। मतलब कि ये जो सिचुएशन है कि कब मेरा प्लस होगा कब मेरा माइनस होगा, वो कब मेरा प्लस होगा कब मेरा माइनस होगा, वो मुझे ई डॉट ए से ज्यादा अच्छे से मिल रहा है कंपैरिजन टू ई क्रॉस ए। सोच के देख बेटा, जब क्रॉस होता, इफ आई एम राइटिंग ई क्रॉस ए तो ई ए साइन थीटा, इस सिचुएशन में थीटा 0 है, साइन 0 कितना होता है 0, तो फ्लक्स 0 हो जाना चाहिए, बट फ्लक्स तो मैक्सिमम है, तो वी कांट टेक क्रॉस, वी हैव टू टेक दिस। अब एग्जाम में आपके प्रश्न आएगा, 2 मार्क्स में आ सकता है, तो आपका जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें 2 मार्क्स के लिए जब आएगा तो आपको पहले तो ये वाली लाइन लिख देनी है, उसके बाद ऐसे लिख देना है, फिर फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद इसको थोड़ा और तोड़ना है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फिर बेटा जरूर लिखो कि थीटा इज बेसिकली द एंगल। बच्चे क्या करते हैं पता है, फिजिक्स को गलत तरीके से पढ़ते हैं, ऐसे ये कॉस थीटा था, ये कॉस थीटा में ई क्या है, एलिफेंट नहीं, ई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए एरिया है, हाँ बिल्कुल एलिफेंट एप्पल तो नहीं है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड ए। ऐसे याद रखोगे बच्चों तो कभी गलती नहीं होगी, इट इज बेसिकली एंगल बिटवीन ई एंड ए। पता है समझ में, तो 3 चीजें मैटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया ऑफ बॉडी एंड एंगल बिटवीन ई एंड ए। वैसे एग्जाम में अगर आप ये लिख दोगे कि फील्ड लाइंस लिंकिंग विद द सरफेस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर, नंबर 1 इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 2 इज एरिया ऑफ द बॉडी, एंगल बिटवीन ई एंड ए, तो भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा, बढ़िया मार्क्स मिलेगा। और ये डायग्राम भी बना देना, पक्का बता रहा हूं, अगर आप इस वे में थ्योरी लिखेंगे आपका कोई मार्क्स नहीं काट सकता, बाबा एसएसपी की गारंटी है। बात आ गई समझ में, ठीक है। अब मेरा एक जेन्युइन सा प्रश्न है जिसका आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस कि आप कमेंट में लिख दोगे, ट्रू एसएस पे हो तो जरूर लिखना। अगर मैं प्लेट का सरफेस बढ़ा दूं तो मेरा फ्लक्स क्या होगा, दूसरा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड घटा दूं तो मेरा फ्लक्स क्या होगा, आंसर कमेंट सेक्शन में देना। चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी हमने समझ ली। अभी एग्जाम्पल भी है, बट उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम फ्लक्स के सवाल करेंगे, चिंता मत करना, बट पहले ही समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओ हो डाइपोल क्या होता है, व्हाट इज डाइपोल। सो डाइपोल इज, व्हाट इज डाइपोल, ये बेटा आया है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 मार्क्स का सवाल है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड इक्वेटर, ये 5-5 मार्क्स के सवाल आते हैं। तो डाइपोल क्या है, तो इट इज अ सिस्टम, it is a system of 2 equal and opposite charge. It is the system of 2 equal and opposite charges kept at a certain distance. बेटा वास्तव में क्या है डाइपोल, एक तरीके से चार्जेस का पेयर है, जोड़ीदार। हाँ बिल्कुल, जैसे शुक्ला और शुक्लाइन, वैसे डाइपोल के अंदर होता है एक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है बच्चा नेगेटिव चार्ज। तो माइनस क्यू एंड देन प्लस क्यू। रट्टा मत करना बच्चा, मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा फिजिक्स से आपको मोहब्बत पक्का हो जाएगी, डोंट गो फॉर रट्टाफिकेशन। इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यू कैन सी दैट वन इज माइनस एंड अदर इज प्लस। सो व्हेनेवर वी आर कंसीडरिंग कि यार एक प्लस 10 कूलम है और एक माइनस 10 कूलम है, तो इस कंस्ट्रक्शन को, इस सिस्टम को, इस सिस्टम ऑफ चार्ज को हम डाइपोल कहते हैं, और उनके बीच में प्रॉपर सेपरेशन होता है। जैसे अगर आप इसको ओरिजिन मान लीजिए ना, तो बेटा ये माइनस ए हुआ और ये वाला आपका प्लस ए हुआ, क्योंकि ओरिजिन के इधर माइनस ए होता है, बट भले माइनस हो बट टोटल डिस्टेंस तो कितना है 2a है, तो इनके बीच में प्रॉपर सेपरेशन हमने 2a मान लिया। अब इस डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है बेटा, ताकत, वो एक क्वांटिटी से मापी जाती है, उस क्वांटिटी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस चीज को आप अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसा के रखिए भैया। बड़ा नीमन बोलते हैं भैया, मन करता है भैया क्या आपको सुनते न रहे। हाँ विनोद इधर देखो, ये डाइपोल कितना भयानक है, ये डाइपोल की ताकत कितनी है, वो जो क्वांटिटी फिजिक्स में बताती है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब बताती है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को निकालते कैसे। तो वेक्टर P बराबर होता है दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके दोनों के बीच की दूरी। सो डाइपोल मोमेंट को P से प्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला है बच्चों चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या है, चार्ज, एनी वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इट, और ये क्या है, डिस्टेंस, किसके बीच का, बिटवीन देम। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, यू हैव टू टेक इट 10। अच्छा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 10 दूनी 20,
दोनों चार्जेस के बीच की दूरी मेरे डेरिवेशन मेरी थ्योरी में 2a मैंने माना, तू x मान ले, p मान ले, रामलाल मान ले, क्या फर्क पड़ता है? रामलाल को 2 से गुणा नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन होते हैं, इवन इन ऑफलाइन देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं मुझसे, वो शुरू में पहला डाउट ही, वाह चिकू भैया चिकू भैया चिकू भैया, आपने बोला दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो सर 2a है ना, तो 20 हुआ ना, 2a तेरा 10 है, तो 2a को तू x मानना, क्या फर्क पड़ता है? पर तेरी किताब में ऐसा लिखा है बेटा, इसलिए मेरे को ऐसे चलना पड़ा। समझ में आई बात? हाँ। सो डू नॉट कंसिडर 2a का मतलब a से गुणा करना है। 2a का मतलब है सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस और यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरी बात बच्चों कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखना। आपके सीबीएसई में अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बाबा एसएसपी के लेक्चर में नोट डाउन करते रहा करो। एमसीक्यू बन सकता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इसका डायरेक्शन कहाँ है? its direction is always in the direction of माइनस Q2 प्लस Q चार्ज। इसका डायरेक्शन बेटा कहां होता है? माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की तरफ, ऐसे। इफ दिस इज माइनस Q चार्ज, दिस इज प्लस Q चार्ज, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, -2 प्लस, ठीक। और देखो, और इसमें क्या एमसीक्यू बन सकता है? नेट चार्ज कितना होता है डाइपोल पे? ऑलवेज 0। क्यों? अरे चीकू भैया के महाराज, भैया मारा बम्मे से फाटना चाहिए, -Q प्लस Q का आंसर 0 ना हो जाएगा बाबू, बुझाया? हाँ सर। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये कौन बताएगा? कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। हाँ चीकू भैया, KQ/R², 0 ना हुआ? अरे बाप रे, इधर देख, मान ले ये माइनस है, तू इधर खड़ा है, ये तेरा चार्ज माइनस है और ये तेरा चार्ज प्लस है। क्या सिखाया था प्रीवियस क्लास में? माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। तो ये जो यहाँ पर पिकाचू खड़ा है, इस पिकाचू को इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से और इसकी वजह से दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटा कि जुड़ा? जुड़ा ना बच्चा, तो इट कैन नॉट बी 0 एनी टाइम। कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। हाँ, नेट चार्ज 0 होता है, क्योंकि इन चार्ज we don't go for the direction, why it is a scalar quantity, but for electric field we have to consider the direction, that's why it cannot be 0। तो बच्चों वैसे तो आएगा, ये वाला तो नहीं आता, क्योंकि पिछले कई सालों से अगर हम इतिहास उठा के सीबीएसई का देखें तो सीबीएसई ने अक्सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड इक्वेटर के डेरिवेशंस पूछे हुए हैं, ये नहीं पूछा हुआ है। हाँ, यहाँ से यू कैन एक्सपेक्ट एमसीक्यूज। अब अगर मान लीजिए ये आता भी है तो 2 मार्क्स में आएगा, और क्या आएगा तो उसका क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, लिख लो। ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर या कोई भी स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो नोट डाउन करेंगे। सवाल ऐसा होगा, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड राइट इट्स यूनिट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सप्लेन करने का मतलब ये लिखा, ये सारे पॉइंट्स लिख देना बच्चा, सारे के सारे पॉइंट्स। यूनिट क्या है तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। चलो बताओ क्या होगा यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? कूलम, और इसका क्या होता है? मीटर। गलती मत करना बच्चे, यहाँ पर सीएम लिख देते हैं, सेंटीमीटर हो जाएगा, बड़ा सी छोटा एम बनाओ। डायमेंशन फॉर्मूला ये भी आ सकता है, तो कूलम Q बराबर IT, तो एम्पियर टाइम, एंड मीटर तो L1, तो इट इज गोइंग टू बी A1 T1 एंड देन L1, दैट विल बी योर आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये वो डेरिवेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फॉर योर एग्जाम्स बच्चों, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये और इसके बाजू अलग। आप में से कुछ बच्चों के स्कूल के अंदर एग्जाम स्टार्ट हो चुके होंगे, तो आप पुराने वाले दबंग लेक्चर्स देख सकते हैं, 2024 में शूट किए गए थे, 23 में। 24 के बच्चों को बहुत बेनिफिट मिला है, वन शॉट कराया है, उसमें टू द पॉइंट सिर्फ किताब की बातें चली हैं, लेकिन इस बार किताब के साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें भी कराता हूँ, इसलिए हमने लेक्चर को एक एक घंटे में तोड़ दिया है। और जो बच्चों को सिर्फ डेरिवेशन की वीडियो देखनी है बेटा, वो भी मैं आपको बोल देता हूँ, आप खाली सर्च करेंगे यूट्यूब पे फुल फिजिक्स डेरिवेशन, यू गेट माय वीडियोस, मिलियंस ऑफ बच्चों का प्यार मिला है उस पर। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि भाई फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें 2 है, एक ऑन द एक्सिस। तो पहला केस हम लेते हैं, केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ
एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या मतलब है इसका कि बेटा डाइपोल के एक्सिस पर ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले डाइपोल बनाते हैं। तो ये देखिए, ये माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, ये सेंटर वाली लाइन बराबर, ये डिस्टेंस आपका ए है, ये डिस्टेंस भी आपका ए है। चीकू भैया ऐसा क्यों? अरे बाबरे, अभी तो बताया था टोटल डिस्टेंस किताब में 2a माना है, हम 2a मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब इस डाइपोल से बेटा यहाँ से r जितने डिस्टेंस पर इधर एक पॉइंट आया हुआ है, कुपच कुपच कुपच, ये p, जिस पर हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है। स्टेप 1 कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है? 5 मार्क्स का। सो व्हाट इज द स्टेप 1? स्टेप 1 इज मेक अ डायग्राम। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं बोल देता हूँ ताकि आप लिख लें। तो हम क्या लिखेंगे? डायग्राम की खूबसूरती के बारे में लिखेंगे। एज शोन इन द डायग्राम वी हैव टेकन अ डाइपोल विथ चार्ज q minus q and the separation between them is 2a. At a distance r from the center of the dipole at point p we have to calculate net electric field. नहीं आया, फिर से। As shown in the diagram we have considered the dipole with value charge minus q plus q with separation 2a. From the center of the dipole at a distance r at point p we have to calculate electric field. तो डायग्राम में जो चीज है उसको पहले लिखिए, एग्जामिनर ये सब देखता है, नहीं तो 0.5 मार्क्स काट देगा, है ना? ठीक है, अब उसके बाद मेन फिजिक्स जहां से शुरू होती है वो देखिए। बच्चों अगर आपने प्रीवियस क्लास मेरा देखा था तो इन दैट आई हैव एक्सप्लेन, क्या सिखाया था मैंने, कि हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो हमको ये देखना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल हैं। ये देखो कहाँ है प्रीवियस क्लास का, ये रहा, दुनिया भर के सवाल कराए थे, कितने हमारे चार्जेस अवेलेबल हैं, हमको वो देखना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव 2 चार्जेस, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी पी पॉइंट पर वो ऐसे आउटवर्ड होगी, इसे मैं ई प्लस का नाम दूंगा, बिकॉज पॉजिटिव की वजह से जो है वो ई प्लस दिया जाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो बच्चों को समझ में आएगा कि यार पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, माइनस की वजह से, तो माइनस की तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती हैं। तो देखिए पी पर से कैसे आ रही होंगी, ऐसे, ये इधर की तरफ ई माइनस। नाउ बच्चों फॉर एट पॉइंट पी हम लिखेंगे एट पॉइंट पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो क्या होना चाहिए? क्या ये ई प्लस माइनस ई माइनस होना चाहिए या ई प्लस प्लस ई माइनस होना चाहिए? ये इससे मत घबराओ, ई माइनस और ई प्लस, ये तो प्रेजेंटेशन है। ई प्लस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो मैंने यहां पर माइनस क्यों किया? सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बोथ दिस फील्ड लाइंस आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड वाइज चलेंगे तो ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे, लाइक दिस, हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। व्हाट वाज आर? आर वाज द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू चार्ज टू दैट पॉइंट वेयर वी हैड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से, R was the distance from Q to the point P where we have to calculate electric field. So here in this situation, प्लस Q से लेकर के P तक की दूरी कितनी है? It is R minus A. नहीं, देखो ना, यहां से यहां तक R था, but I had to take this one now only because I have to find the electric field because of this plus charge. So I had to take this much distance. If this is R and this is A, so this remaining will be R minus A. वाह सर, मजा आ गया, फील आ गया, आनंद की अनुभूति आ गया, भौतिक विज्ञान ही जीवन है। कहीं को लगेगा मास्टर साइको है, लेकिन बच्चा मास्टर के पढ़ाने का बोलने का यही अंदाज है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? R minus A का होल स्क्वायर माइनस। नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्लीज पे अटेंशन, क्या हम के क्यू बाई आर स्क्वायर में क्यू माइनस लेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बिकॉज ऑफ माइनस वी हैड चेंज द डायरेक्शन। So many times in my all the lectures I'm explaining this बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से फिजिक्स समझोगे तो फिजिक्स के साथ मोहब्बत हो जाएगी, फिर आपको कोई और अच्छा नहीं लगेगा। चीकू भैया हम अपनी वाली को अपने वाले को भूल जाएंगे क्या? बिल्कुल, भौतिक विज्ञान नहीं रहेगा आपके जीवन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा के क्यू अपॉन अगेन के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर इज वॉट? डिस्टेंस फ्रॉम क्यू चार्ज टू दैट पॉइंट। तो डिस्टेंस यहाँ से लेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं R प्लस ए हो जाएगा। कैसे? यहाँ तक ऑलरेडी R था, ये A, तो R प्लस ए, करेक्ट। तो यहाँ बच्चों हो गया ये R प्लस ए का होल स्क्वायर। चलिए इस ब्रैकेट को एकदम केयरफुली ओपन करते हैं।
we can take LCM. It is going to be r minus a, r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2ra, बट बाहर वाला माइनस उसे प्लस कर देगा, एंड देन बच्चों प्लस ए स्क्वायर बाहर वाला इसे माइनस कर देगा। अब आप देखिए क्या कटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉजिटिव ए स्क्वायर से नेगेटिव ए स्क्वायर, ये पॉजिटिव आर स्क्वायर से ये कट गया। नाउ 2ra बिकम 4ra, तो इट इज गोइंग टू बी के क्यू 4ra अपॉन, कैन यू सी बच्चों यहाँ पर बेसिक मैथ्स है, r माइनस ए आर प्लस ए, हम इसे कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। इस 4 को देखिए मैं तोड़ देता हूँ, कैसे तोड़ना है, बहुत सिंपल, 2k क्यू 2a r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। What did I do in this equation? Instead of 4, I have taken 2 into 2. Why? Because I just wanted to make this one as what? P माने पैरेट माने तोता, नहीं डाइपोल मूवमेंट। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बच्चों होल स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड due to dipole on its axis. Everyone got the point? So this is all about electric field due to dipole on its axis. लेकिन आपके एग्जाम में नीट और जेईई वाले बच्चे भी देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी पूछ सकता है। क्या, अगर हम एक केस कंडीशन करें, स्पेशल केस कंसिडर करें, कंडीशन करें बोल रहा था, सॉरी टंग स्लिप हुआ। If we consider the very special case जहाँ पे I am considering that my distance of point P is much greater than the distance between the center and any one charges, तो मेरा R बहुत बड़ा हो जाएगा A के कंपैरिजन में। ये बिल्कुल वो बात हो गई कि जैसे दोनों चार्जेस के बीच का गैप 1 मिलीमीटर है और सेंटर से डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। Now you know that 1 kilometer is far greater than 1 mm. Obviously I have to neglect this small a in this equation. ऊपर r है, नीचे r स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है, ये a को 0 करो तो r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर r4, ऊपर वाले r से कट जाएगा तो r क्यूब हो जाएगा बच्चों। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा 2kp बटे में r का क्यूब। तो मोस्टली यही इक्वेशन बार बार यूज किया जाता है। इस इक्वेशन को कहाँ बसाना है अपने, बोलो, मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बेटा। सबको समझ में आ गई बात, वेरी गुड। तो अगर ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे, अगर आप इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ये इस तरीके से करेंगे, वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर, और यहाँ पर r कैप कर दीजिएगा क्योंकि जब भी वेक्टर आता है तो हमेशा कैप आ जाता है। ठीक है, चलो क्लियर यहाँ तक अच्छे से, गुड। तो ये 5 मार्क्स का आता है, डायग्राम बना के कर देना ऐसे, क्या दिक्कत है। इसी का केस 2 भी देखते हैं और फिर हम सवाल करते हैं कि आपकी किताब में कैसे प्रश्न दिए हैं और कैसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टडी द नेक्स्ट केस नंबर बी। सखी सैया तक हुई कमाता है और बच्चा पार्टी फिजिक्स पढ़त जाते हैं, बाबा एसएसपी का बच्चा पार्टी कमाल करत जाते हैं, फिजिक्स में मोहब्बत करते जाते हैं। इन्हें देखो बच्चा, भैया निमन न बोलते हैं, आप ऑन करता रहता है, भैया क्या आपको सुनते न रहे तो सुनिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, आपको सुनिए ना, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, आप सुनिए, बढ़िया बात है। अब बच्चा हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। कहाँ भैया, इक्वेटर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर ऑफ डाइपोल, मतलब डाइपोल के इक्वेटर पर फाइंड करना है। हाँ, इक्वेटर क्या होता है भैया, इन्हें देखो, इक्वेटर क्या होता है बताते हैं आपको। जैसे ये माइनस चार्ज है, ये बेटा प्लस चार्ज है, के बीच का सेपरेशन एज इट इज 2r और a। अगर मैं इसे सेंटर कंसिडर करूं तो मेरे लिए ये हो जाएगा a और अगेन ये डिस्टेंस भी हो जाएगा a। चलो भैया, अब देख बच्चा, इक्वेटर का मतलब होता है डाइपोल के परपेंडिकुलर। तो हम डाइपोल के परपेंडिकुलर अगर मान लो, थोड़ा बीच में करते हैं इसको, ये इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो पहले आप डायग्राम बना दोगे,
फिर लिखोगे एच शोन इन द डायग्राम वी हैव कंसिडर द चार्जेस plus q minus q with separation 2a and at a distance y from the center of the dipole at a point p we have to calculate electric field. ऐसा लिखना पड़ेगा बराबर। इसके बाद अभी हमने नियम देखा, पिछले क्लास में ही बताया था कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो बच्चों तो हमें ये देखना चाहिए कि कितने चार्जेस हैं, वो तमाम चार्जेस की वजह से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसी आएगी, खूब मान लीजिए वो ई है, इसने एंगल यहाँ बनाया थीटा बराबर। तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा थीटा, क्योंकि 10वीं कक्षा में 9वीं कक्षा की गणित में आपने ऐसा सीखा था कि समांतर जब होते हैं तो आपका एंगल समान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ जाएगी, ऐसे खोपच नहीं, हाँ सर क्यों 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 क्यों, अरे क्योंकि माइनस में इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ आता है। तो ऐसे आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट के लिए और प्लस से ऐसे बाहर की तरफ जाता है, तो पी पॉइंट पर ऐसे बाहर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा। अब आप देखिए ध्यान से, तो अगर ये एंगल थीटा है, चार्जेस वगैरह सब सेम है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है भाई तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अरे हाँ ना, तो बोल जी चीकू भैया। तो अब थीटा जहां होता है वहां कंपोनेंट होता है कॉस और उसके अगेंस्ट में हो जाता है साइन थीटा। जहां थीटा वहां हमेशा कॉस थीटा होता है, तो जहां थीटा है वहां हमेशा कॉस थीटा होता है और उसके अगेंस्ट वाला क्या हो जाता है, साइन थीटा होता है। उसी तरह से मेरे लाल बल गोपाल, अगर आप इसका देखोगे तो इसका भी कॉस थीटा यहीं आएगा और साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है बात? ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए और समझिए फिर से मैंने क्या कहा। जहां थीटा वहां कॉस और उसके अगेंस्ट वाला साइन। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, वी कैन सी दैट, हम ऐसा लिखेंगे बिल्कुल, वी कैन सी दैट E sin theta are cancelling the effect of each other, while cos theta are adding due to same direction। क्या बात समझ में आई भाई? अरे हाँ ना तो बोलो जी चीकू भैया, मेरे बाल मुकुंद मीना, बात समझ पड़ा? देखना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, कॉस कॉस साइन साइन, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो नेट कितना हो गया ना, 0 ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई ना, ढिचके आओ, दोनों जुड़ जाएंगी, ई कॉस 2 ई कॉस थीटा। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बिल्कुल बेटा ऐसे ही लिखना आप लोग थ्योरी एग्जाम में, तो आपको पूरे में से पूरा मार्क्स पक्का। अरे भैया कहाँ हो गया जी, तो पूरे में से आप, अरे महाराज कहाँ हो गया जी, तो आपको पूरे में से पूरा मार्क्स मिलेगा बच्चा। रुकिए, अब सही है, तो आपको पूरे में से पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद का स्टेप के लिए हमको डायग्राम रफ ना करना पड़ेगा, तो हम अगले पे कॉपी पेस्ट करते हैं भैया और इसको रफ ना कर लेते हैं। इन्हें देखो बाबू, बहुत सिंपल है। तो आप अभी क्या देख रहे हो, आप अभी ये देख रहे हो कि ये दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है, कुपाच, तो हम इसको जोड़ देंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट पर्टिकुलर पॉइंट P इज इक्वल टू 2E cos थीटा। 2E क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर एंड देन cos थीटा। चलो बच्चों, R क्या था, अरे बोल भाई, R क्या बताया था, R जो होता है वो चार्ज से डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो चार्ज से वो डिस्टेंस पॉइंट का जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज दिस इज वाई, दिस इज ए, ये एंगल 90 डिग्री है, सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल एज दैट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा को भी देख लेते हैं क्या होगा, तो ये आपका अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो बाहर चला गया। नाउ थिंक अबाउट कॉस थीटा। सो इन दिस डायग्राम अगर मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला बिठाऊं तो कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो चाहे इसको देखो चाहे इसको देखो, क्योंकि दोनों सेम है। सो फॉर दिस थीटा द बेस इज ए एंड द हाइपोटेनियस इज दिस वन। So the base is A and the hypotenuse is what? That is R. तो मैं यहाँ रख देता हूँ। So cos theta is equal to A
and the hypotenuse is r and r was y square plus a square अंडर रूट में था. I can write 1/2. we can ना. अरे लिख सकते हैं कि नहीं भाई? हाँ ना तो बोल. चीची को भैया लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब यहां पर पावर कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर कर सकते हैं. तो 1 + 1/2 क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है. जैसे x² x3 तो आप क्या लिखेंगे? x2 + 3. वैसे ही 1 + 1/2 कितना हुआ? 2 × 1 2 + 1 3/2 एडेड. तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2kq2a अपॉन r² + y² की पावर 3/2. बच्चों आपने देखा एक चीज मैंने क्या किया? यहीं पर एक बात छुपी हुई है. कौन सी बात चीकू भैया? q × 2a को साथ में लाने के पीछे का कारण आप समझ चुके होंगे. ये 2 को मैंने शिफ्ट करा. द रीजन बिहाइंड इज प्रीटी क्लियर. वी नो दैट q × 2a इज व्हाट? दैट इज डाइपोल मोमेंट. तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चा kp अपॉन y² + a² की पावर में 3/2. ये है मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड. बट अगर इसी को मुझे वेक्टर वाइज लिखना है ना तो ये बेटा ऐसे आएगा kp अपॉन y² + a² की पावर 3/2 r कैप और साथ में माइनस. ओह चीकू भैया y माइनस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नीट 2023. यस, जो बच्चे 2027 में देखेंगे 28 में देखेंगे वो यहाँ कमेंट करें एनीवन हियर इन 2027. बहुत सारे ना फनी कमेंट्स देखते बड़ा हंसी आता है. कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जैसे मैं क्रिकेट का बड़ा कीड़ा है मुझ में. अब इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो पुराने वीडियोस को देख रहे थे 2007 में जब युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे. तो कोई लिखा है वहाँ पे कि शिवम दुबे का कंपैरिजन युवराज सिंह के साथ कर रहे थे. तो एक ने लिखा था एनीवन हियर आफ्टर विनिंग द इंडिया वर्ल्ड कप. एक लिखता है एनीवन हियर इन 2027. अरे भाई गजब है यार. तो बच्चों नीट 2023 में ये प्रश्न आ चुका है. पहला ऑप्शन था यही वाला, दूसरा ऑप्शन था ये. बच्चे पहले ऑप्शन पे किए, खुपैच -1 हो गया. ध्यान रखो नीट जेई की तैयारी करना. इवन बोर्ड वाले बच्चे नीट से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं तो दिस मे बी योर दिस कुड बी योर, है ना. हो सकता था आपके पहले के पेपर में ये आ जाए और ये हो सकता है कि आगे आपका बढ़िया चला जाए. चलिए, तो अब ये तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पर भी हम एक स्पेशल केस कंसिडर कर लेते हैं. चलो बच्चों, स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस देखना जरा ध्यान से. फिर से वही बात कि अगर मैं y > a ले लूँ, मतलब ये जो डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस ऊपर 1 किलोमीटर और ये 1 mm. ऑब्वियसली बात है दैट 1 mm इज वेरी लेस कंपेरिजन टू 1 किलोमीटर. सो आई कैन डिस्कार्ड दैट. किसको? a को. तो a को अगर आप मार देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो क्यूब हो जाएगा. तो यानी इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा kp अपॉन में y का क्यूब. बोर्ड एग्जाम का एक प्रश्न है जो मैं ओरली पूछूंगा. आप सब बिना कलम उठाए इसका आंसर देंगे और कमेंट में लिखेंगे. अगर एक डाइपोल के एक्सिस पर हम जितने डिस्टेंस पर जा रहे हैं उतना ही हम इक्वेटर पर भी जाएं तो दोनों का रेशियो कितना होगा? आंसर दीजिए. ये सीबीएसई बोर्ड ने पूछा था. शॉर्ट क्वेश्चन चलता था तब 2014-15 में. तब एमसीक्यू नहीं था, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते थे. फिर से, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो. आंसर 2 3 4 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज 1:1, 1:2, 2:1 एंड 1:3. आंसर दीजिए बच्चा कमेंट सेक्शन में. जो नहीं देगा उसे भैंस वाला इंजेक्शन, और जो देगा उसे बाबा एसएसपी की टाइट वाली जादू की चप्पी. चलिए, तो ये हमने आज की क्लास में ये सीख लिया. अब बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर टेक्स्ट बुक का एक देख लो ताकि आपको समझ में आए कि कैसे प्रश्न एनसीईआरटी भी पूछती है. बहुत ही पिचकू सा सवाल है ये. 2 चार्जेस ऑफ ±10 कूलम आर प्लेस्ड एट 5 mm अपार्ट. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो बच्चों 5 mm दे रखा है. डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स कॉर्नर. P ऑन द एक्सिस, अच्छा यहाँ पर तो ये 15 सेंटीमीटर है. 15 सेंटीमीटर पर पूछ रहा है, बराबर. ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन द फिगर यहाँ पूछ रहा है. और इसी में दूसरा पार्ट भी पूछ रहा है क्या? पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन थ्रू नॉर्मल टू द एक्सिस. तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर. तो भाई एकदम बहुत ही सिंपल है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे. अब देखो, सेंटीमीटर और मिलीमीटर बहुत ज़्यादा बड़े डिफरेंस नहीं होते हैं बेटा. ये 5 mm है ना,
तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, सोच के देखो। mm और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर, पहले आप ये समझें। और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 1/10, 10⁻⁻1 1/10 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों, अगर मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलूं और मेरा आंसर सेंटीमीटर में ही लाऊं, तो मुझे इसे 0.5 कह देने में कोई बुराई नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये कितना था, 5 mm था। तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सही है, तो इसको हम 0.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक, और ये जो डिस्टेंस हुआ वो 0.5 का आधा है, तो ये आपका 0.25 सेंटीमीटर हो गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा 2kp/r² माइनस a² का होल स्क्वायर, यही है। 2kp/r³ नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और ये 0.5 सेंटीमीटर। वैसे आप देखो, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, तो 15 सेंटीमीटर के सामने 0.5 0.25 बहुत छोटा ना हुआ, नहीं समझे। वैसे आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 2kp/r³ कर सकते हो, बिकॉज r इज ग्रेटर देन a ना। ऐसा तो है नहीं कि 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप देखिए 0.25 और ये आपका 15, क्योंकि ये तो मेरे लिए a है, ये मेरे लिए r है, तो आई कैन गो फॉर दिस कंडीशन। वो पता चल जाता है, k की वैल्यू है 9 × 10⁹ और p है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड दैट इज q × 2a। तो चार्ज कितना बच्चों, 10 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6, और 2a उनके बीच का सेपरेशन विच इज 5 mm यानी 0.5 सेंटीमीटर, अपॉन r का क्यूब, r इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर, 15 15 15। नो नीड टू चेंज द यूनिट बिकॉज ऑल आर इन सेंटीमीटर, है ना। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, पॉइंट को हटा के इसे कट करके यहाँ 10 कर सकता हूँ। चलिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो कटे काट लो, जो ना कटे छोड़ दो। इसे काट लो, 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9, और कुछ कट सकता है नहीं तो छोड़ दो। 3 दूनी 6, और कुछ काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये लो, ये 3 से 3 मर गया, और कुछ बचा क्या, नहीं, और कट सकता है वैसे, नहीं और तो नहीं कट सकता, तो 2/में 150 बच रहा है। चलिए यहाँ देखिए, तो 2/में में जो बचा लो। बच्चा कैलकुलेशन ही आपसे नहीं होती ना, तो इसलिए कैलकुलेशन सीखो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो 2 बचा यहाँ से, और कौन बचा जी, सब कट गए, 15 और 10। अच्छा, पावर को क्या करेंगे, तो 10⁻9 में से 6 गया 3, और में से 1 गया तो 2, इतना आ गया। ये कट गया क्योंकि ऊपर 100 था, नीचे ये था, कटा ना। हाँ, तो 20/15 आ रहा है, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 छक 18, 0.6 न्यूटन पर कूलम समथिंग आंसर है, 3 छक 18। चलिए चेक कर लेते हैं। ओ भाई, इन्होंने क्या करा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। टेक्स्ट बुक वाले भैंस की आँख क्या करके रखा है इन्होंने। एक बार ज़रा मैं वापस सवाल पे पढ़ता हूँ, शायद मेरे को 2 डायग्राम अलग अलग दिख रहे हैं। ये वाला डायग्राम मैंने यूज़ नहीं किया, मे बी शायद शुक्ला जी ने कुछ गलत कर, नहीं ये बी वाला डायग्राम है। अच्छा, वो इक्वेटर के लिए। ओ बाप रे, इन्होंने इतना बड़ा किया है, देखो टेक्स्ट बुक वाले एकदम पागल बनाते हैं बच्चों को। बाप, भैंस की आँख इतना बड़ा, वो मतलब जो डेरिवेशन था उसी की बैंड बजा दिए। वैसे चलो कोई नहीं, हमें आंसर चेक करना है ना, हम देख लेते हैं आंसर क्या है। ए का आंसर कहाँ है जी, दिख रहा है आप लोग को, हम यहाँ देखते हैं स्क्रीन पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, भैया 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 भैया, बड़ा निकलना बोलते हैं भैया, भैया हम न बनेंगे भूषण, का भूषण, हम नहीं बन सकते का रे। आंसर बस उसने दिया ही नहीं है, नहीं दिया है का जी। 1.33 भैया, 1.33 आ रहा है, ठीक है भैया। चलो जरा पीछे चलते हैं। का दिया है बहू, ऐसे यहाँ तक ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ, तो हमसे गलती ना हो गई है लगता है। अच्छा, इन्होंने पूरा प्रूफ करके बताया कि विच इज क्लोज टू द रिजल्ट ऑब्टेन्ड अर्लियर, 2.6 × 10⁵, और यहाँ पर 2.6 × 10⁵, ये रहा।
2.7 इंटू 10⁵ तो मैं कुछ लोचा मार रहा हूँ बेटा, एक बार ज़रा हम चेक कर लेते हैं, है ना। 2.5 आ रहा है इनका, तो हम कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा मार रहे हैं, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 kp, q इंटू 2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस था 5 mm, 5 mm ही है ना। हाँ तो वो 0.5 हुआ, 5/10 हो गया, और नीचे r का क्यूब हो जाएगा, r का क्यूब भैया 15 15 15, तो 15 15 15 सेंटीमीटर था ना, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। काहले सब न... अरे दादा देखो गलती ना हो गई, ससुर बच्चों सॉरी, आलोपो जी, देखिए देखिए ये देखिए गलती पता चल गई। क्या गलती है पता है, के जो है वो सेंटीमीटर में नहीं था भाई, जो हमारा के था वो सेंटीमीटर में थोड़ी ना है बच्चा। के तो न्यूटन उसमें आता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम का स्क्वायर, और पी आपका सेंटीमीटर में है, आर है, लेकिन वो वाला तो नहीं है, तो सबको मीटर में कीजिए या सबको सेंटीमीटर में कीजिए। चलिए अब आ जाएगा, तो के की जो वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁹ और पी की जो वैल्यू है वो q इंटू 2 है, q हमारा कितना है 10, और माइक्रो है तो 10⁻⁻6, और 2a दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि 0.5, यानी 5/10 कर लेते हैं भैया, ठीक है। और r का क्यूब, r हमारा कितना है 15। अच्छा एक और चीज़, 0.5 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 कर दिए, और ये हो जाएगा 15 15 15, पूरे 10⁻⁻6, काहे भैया सेंटीमीटर था इसीलिए। अब आ जाएगा बेटा, अब करके देख लेते हैं। तो देखिए 10 से 10 मर गया, वाह गजब भैया। और कुछ 5 × 15, 3 × 9, और कुछ 3 × 15, और कुछ देख लीजिए कुछ बचा हो तो, नहीं ना पक्का, ठीक है। तो अब पावर बचे हुए हैं, तो ऊपर बचा 2, नीचे 15 × 5 = 75, ठीक है। और इंटू 10 की पावर, देखिए 9 में से 6 गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, 10⁻1, और यहाँ से +6 आ गया, 10⁻7 आ गया, जो आपकी किताब में है। अब है बच्चा 2/75 और इंटू 10⁻7, अभी भी कुछ तो लोचा है, कुछ तो और बचेगा जो हम देख नहीं पा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताओगे बच्चों, ये ठीक है भैया, हम क्या बताएं, आप बताओ, आप ही बताओगे। कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि 2/75 अगर हम करने जाएंगे तो ये 0.75 दूनी कितना होता है भैया 150 ना, तो 0.00 आ रहा है। आई थिंक 10⁵5 आंसर आ रहा है ना। आ तो गया, आ तो गया, आ तो गया, आ तो गया, हाँ नहीं बेटा आ तो गया, 10⁵5 ही देख आ तो रहा है यार, तो भी यार कैसे पता चला मेरे को, सोच कैसे पता चला मेरे को। इसको जो मैं 2 में 75 का भाग करूंगा ना, तो 0.002 आएगा, 0.02 आएगा, तो इंटू 10⁻7 था। इसको सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू इधर जाता है तो पावर -2, तो 7 में से 2 गया तो कितना हो गया 5, यानी 2 इंटू 10⁻5 समथिंग, और एक बार कर लेगा तो 2.5 जितना आ जाएगा, 2.6 जितना आ जाएगा, तो हो गया, आ गया ना आंसर। दैट्स इट, किताब में काहे पता नहीं इतनी बकैती किया है। अच्छा ऐसा ही जो इसका पार्ट बी है बच्चों, अब आप वो ट्राई कीजिए, बिकॉज मैंने आपका पूरा समय लिया कैलकुलेशन में, जो कोई टीचर कराता नहीं है। अब तारीफ नहीं कर रहे हैं अपनी, लेकिन बच्चों का पेन होता है जो टीचर बस खाली करा के भर से अब इसको सॉल्व कर लेना, बट मैंने आपको करके दिखाया, तो अब ऐसे ही पार्ट भी आप कीजिए। और अगर आप मेरे ईमानदार और ऑनेस्ट बच्चे हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे चीकू भैया पार्ट भी हमने कर लिया, ठीक। चलो बच्चों और देखते हैं, हो गया अब तो। अब डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको बच्चा हम प्रीवियस वाले नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये 1.11, 12 और गाउस लॉ थ्योरम। लेकिन अभी हम आपको कुछ और बेहतरीन प्रश्न सिखाएंगे, क्योंकि हमारा मन नहीं ना भरा है भैया, हमारा मन नहीं ना भरा है भैया। तो अब हम आपको बताएंगे कुछ बेजोड़ प्रश्न। क्या बताएंगे बच्चा, बेजोड़ प्रश्न, कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल से कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो बोर्ड लेवल है वो कुछ हद तक ऐसे प्रश्न पूछता है। तो हम यहाँ करते हैं इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड, ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, एंड आई कैन से दिस इज SPQ, SSP सर का प्रेडिक्टेड क्वेश्चन। चलिए बेटा, क्वेश्चन बनाते बनाते मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पर आपको ये तो बता दिया कि नीट 2023 में आया था, बट ये माइनस क्यों आया था मैंने एक्सप्लेन किया क्या, नहीं। अब देख लो जरा, डायग्राम में देख लो, यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो कहाँ है, माइनस से प्लस की तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, माइनस से प्लस। डाइपोल मोमेंट ये होता है माइनस से प्लस,
लेकिन जब आप यहाँ आ रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चली गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल आप देखो 180 है, और दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। इसीलिए जब हम इक्वेटर वाला डेरिवेशन करते हैं तो उसमें जो लास्ट में हमारा उत्तर आता है, वहाँ अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से चाहिए तो मैं यहाँ पे वेक्टर करके यहाँ माइनस करूंगा, बिकॉज दे आर इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ये रीज़न है, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो अच्छे सवाल आपसे नहीं बन सकते हैं बच्चों। अब देखिए कुछ अच्छे बेहतरीन प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 3 सवाल 30-35 सवाल के बराबर है। तो यहाँ पर इस तरीके से चार्ज का एक सिस्टम है और आपसे बोला जा रहा है कि इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट बताओ। तो डाइपोल मोमेंट बनता है डाइपोल से। सर यहाँ डाइपोल कहाँ है? ये रहा माइनस क्यू और प्लस क्यू। बोलोगे सर 2q है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू समझो, क्योंकि एक डाइपोल ऐसे जा रहा है, ये ऐसे गया, ठीक है, दिस इज द डाइपोल मोमेंट P मान लो, और एक डाइपोल ऐसे गया माइनस से प्लस की तरफ, ये ऐसे। क्यों? क्योंकि डाइपोल का मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ ही होता है बॉस। तो इस डाइपोल के मोमेंट में माइनस प्लस और इस डाइपोल के मोमेंट में माइनस से प्लस, तो हो गया ना प्लस 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 2q। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 ये 60 ये 60, तो बच्चों ये भी आपका कितना हो गया 60। अब देखो दोनों पीपी हो गए, के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे? हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था, a² + b² + 2ab pp स्क्वायर हो गया इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो यह है आपका 2p² + 2p² इंटू 1/2, 2 कटा बच्चों, तो कितना हो गया √3 एंड देन p। हम क्या लिख सकते हैं? p को q इंटू 2a, 2a कितना है a, तो √3qa विल बी दी आंसर। आसान है ना? हाँ, तो अच्छे प्रश्नों की भी तैयारी हमें करते रहनी चाहिए। दूसरा प्रश्न इस तरीके से मैंने बेहतरीन यहाँ पर बनाया है कि मेरे पास 3 अलग अलग डाइपोल हैं, उनकी पोजीशनिंग देखिए ध्यान से। एक डाइपोल ये रहा माइनस से प्लस, एक डाइपोल ये रहा माइनस से प्लस। इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस 2x है और एग्जैक्टली बीचों बीच में यहाँ पर मैंने तीसरा डाइपोल रखा है। तीसरे डाइपोल का सेंटर इस P पॉइंट से x जितने डिस्टेंस पर है, जो कि इतना मैटर नहीं करेगा, और वो भी माइनस से प्लस की तरफ है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि नेट फील्ड बताओ P पॉइंट पर। बहुत बेहतरीन सवाल, नेट फील्ड बताओ P पॉइंट पर। अच्छा बच्चा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहले वाले डाइपोल की वजह से जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, मैं उसे कह दूं क्या? क्या कह दूं? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इसके इक्वेटर पर आता है। किस पर आता है? इक्वेटर पर आता है। और इक्वेटर का फॉर्मूला क्या था? kp/y³। तो हम इसे लिखेंगे kp/x का क्यूब, या इसे हम e कह दें, चलेगा, ठीक है। अच्छा, E2 का डायरेक्शन वो भी वही होगा, kp/x³ = E। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेकंड वाला है उसके लिए भी P पॉइंट इक्वेटर पर ही है, और दोनों का जो डायरेक्शन है E का वो इस तरफ आएगा। क्यों सर? अभी अभी सिखाया था, डाइपोल मोमेंट का जिधर डायरेक्शन होता है और इक्वेटर पर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, दे ऑलवेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। So here the dipole moment is in this way. That's why the electric field by this will be in this way. Here the dipole moment is in this way. So because of this electric field will be in this direction. दोनों का रिजल्ट कितना हो गया? 2e, मान लो e डैश, तो 2e आया। अब ये जो पॉइंट है वो तीसरे वाले के लिए बच्चा कहाँ है? वो तीसरे वाले के लिए उसी के एक्सिस पर है ना। और एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला था? 2kp/r का क्यूब। सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस x दिया है, x का क्यूब। आई कैन राइट दिस एज 2e। वाई? बिकॉज दिस मच आई हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड e। और इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस साइड है, नहीं, माइनस से प्लस की तरफ। तो इस पॉइंट पर हम लोग को जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो मिल रही है, एक इस तरफ 2e और एक इस तरफ 2e। बेटा दोनों नेट कितना हो जाएगा? 0। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बच्चों। अगर मजा आया है तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा मीठा सा कमेंट जरूर लिखिए, बाबा एसएसपी मजा आ गया। ऐसे प्रश्न बनते हैं, बनेंगे और बनते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर मेरे पास 2 अलग अलग डाइपोल हैं जिनका डाइपोल मोमेंट P दिया गया है और 64P दिया गया है। मतलब ये ऐसे चार्जेस है जैसे डाइपोल मोमेंट P आया,
और ये ऐसे चार्जेस है जिससे डाइपोल मोमेंट 64 पी आया। दोनों डाइपोल के सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। और अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट अ पॉइंट बिटवीन द डाइपोल व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इज। मतलब दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। वो पोजीशन आपको ढूंढनी है पी वाले डाइपोल से। ग्रेट। चलिए मान लीजिए कि यहां से x जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट है Q, जहां पर मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इसकी वजह से Q पॉइंट पर x जितने डिस्टेंस पर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? टोटल 25 है, तो ये आपका हो गया 25 माइनस में x। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। समझ में आ रहा है ना? माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है। एक बार जरा मुझे चेक करने दीजिए। हाँ, चेक किया बच्चा सवाल, तो मुझे पता चला कि डाइपोल मोमेंट अपोजिट रखा गया। नहीं तो देखो पता चल जाता ना कि गलत है। ये कैसे गलत है? इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इधर है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। इसीलिए बेटर है कि आप इसे प्लस समझिए और इधर माइनस समझिए। अब ये सवाल पूरा सही हुआ, क्योंकि नाउ ओनली दिस डाइपोल मोमेंट्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। लुक एट दिस, इसका माइनस से प्लस इधर है और इसका माइनस से प्लस इधर है, तो हो सकता है कि यहाँ कहीं पर जीरो हो जाए। अच्छा, तो इस वाले की वजह से जिसका डाइपोल मोमेंट इतना है, क्योंकि ये पॉइंट जो है एक्सिस पर ही आ रहा है, तो kp अपॉन में 2kp अपॉन में r का क्यूब, तो डिस्टेंस इज x का क्यूब। माइनस इक्वल टू जीरो, तो माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एंड देन 2kp 64p अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स का होल क्यूब। ये देखो 2kp कट गया, सो नाउ इट इज 1 अपॉन एक्स का क्यूब। 64 25 माइनस एक्स का क्यूब, कितना आंसर आएगा? 1 अपॉन एक्स क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो, तो 1 अपॉन एक्स, और 64 किसका क्यूब रूट है बच्चों? 4 का। तो ये आपका हो गया 4 बटे में 25 माइनस में एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 25 माइनस एक्स बराबर 4x, तो 25 बराबर में 5x, तो x बराबर में 25 बटे 5 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम p डाइपोल मोमेंट x। और 64 से देखा जाए तो 25 में से 5 घटा दीजिए तो 20। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऑलमोस्ट लेक्चर हो चुका है बच्चा, हम इसे यहाँ पर एंड करते हैं। लेकिन जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो उम्मीद करेंगे कि आपने ये लेक्चर देख लिया। ये चौथी क्लास थी, 5वीं क्लास आखिरी होगी। पहले दूसरे तीसरे चैप्टर्स में रहेंगे बड़े बड़े, और हम ऐसे ही जाएंगे स्मूथली अच्छे से समझते हुए, और दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर लोगे? टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जा करके उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, love you all, thank you so much, see you all in the next class. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Bye बच्चों, take care, love you all, जय हिंद।